स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पहला टॉपिक करेंगे, साथ साथ उसके न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे सो दैट कि वो एक ही बारी में पूरा कंप्लीट हो जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपका 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट है आपका मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में। सेकंड पार्ट जो है उसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है उसके बारे में पढ़ोगे और उसकी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे। और थर्ड सेक्शन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो ये 3 हिस्सों में ये चैप्टर डिवाइडेड है। सो सबसे पहला पार्ट आज हम कंप्लीट करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनने के लिए मैक्सवेल इक्वेशंस रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आज हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले मैक्सवेल इक्वेशंस कौन सी होती हैं उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ आपने पढ़ा था। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस ओवर अ क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रू द लूप। याद है बात? इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट टाइम्स आई। ये आपने पढ़ा था किसमें? एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अभी हम सबसे पहले उसको इनकंक्लूसिव यानी इनकंप्लीट प्रूव करेंगे और फिर उसको मॉडिफाई करके कंप्लीट करेंगे। ठीक, सबसे पहले पहला जो टॉपिक है वो है, उसका नाम है एम्पियर्स लॉ एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्या होता है मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या होता है मैक्सवेल एम्पियर लॉ, क्या होता है, एक एक करके बात करेंगे। मैंने अभी आपको बताया, जो आपको मालूम भी है, कि एम्पियर सर्किटल लॉ ने क्या बोला, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज लूप सी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट थ्रू द लूप। एक्सप्रेशन क्या बनता है? इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। आई गिव यू टाइम टू कॉपी। फर्स्ट समझो पहले कॉन्सेप्ट। वंस द कॉन्सेप्ट इज ओवर उसके बाद अब तसल्ली से लिखना, मैं टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रू द लूप। ये आपने पढ़ा है एम्पियर सर्किटल लॉ, कोई दिक्कत नहीं। अब मैक्सवेल ने बोला कि लॉजिकली इसमें इनकंसिस्टेंसी है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये थोड़ा सा हर जगह वैलिड नहीं है। कुछ ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां पे ये वैलिड नहीं होगी। आज हम सबसे पहले उनकी बात करेंगे। तो उसको कंसिडर करने के लिए एक कैपेसिटर कंसिडर किया, एक बैटरी के साथ की लगाई और एक कैपेसिटर लगा दिया। बैटरी के साथ, बैटरी क्या सप्लाई करती है? डीसी। कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। बट जब आप की को बंद करोगे तो करंट 0 से स्टार्ट होगा। जब तक करंट मैक्सिमम नहीं होता तब तक तो करंट पास होगा। जैसे ही मैक्सिमम होगा करंट 0 हो जाएगा, क्योंकि तब करंट कांस्टेंट होने की कोशिश करेगा। जैसे ही करंट कांस्टेंट होने की कोशिश करेगा कैपेसिटर क्या कर देगा? उसको ब्लॉक कर देगा। इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। कैपेसिटर उसको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। ठीक। नाउ अगर मैं बात करता हूं 2 लूप्स की, मैंने जैसे की को क्लोज किया, 2 लूप्स की बात करता हूं कैपेसिटर की प्लेट के जस्ट पहले और जस्ट बाद। अगर मैं C1 लूप जो कैपेसिटर की प्लेट से पहले है, मतलब जहां से करंट, कंडक्शन करंट, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, वहां पे अगर लूप लेता हूं तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल उस लूप के लिए क्या हो जाएगा? म्यू नॉट टाइम्स आई। होगा कि नहीं? ठीक है। और जब मैं कैपेसिटर के अंदर लूप लेता हूं तो अंदर तो ओपन है, अंदर क्या है? एयर है। एयर में तो करंट नहीं होता, तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल क्या होना चाहिए? 0। मानते हो? तो एम्पियर लॉ के हिसाब से अगर मैं कैपेसिटर के बाहर कोई लूप लेता हूं तो वहां तो करंट पास कर रहा है, तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल क्या होगा? म्यू नॉट टाइम्स आई। कैपेसिटर के अंदर अगर लेता हूं तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर तो कोई करंट ही नहीं है। राइट। सो यही यहां पे लिखा, एज द चार्जिंग कंटिन्यूज अ करंट आई फ्लोज थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स व्हिच ऑफ कोर्स चेंजेस विद टाइम। दिस करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कैपेसिटर। उससे क्या होगा? 2 लूप्स हमने कंसिडर किए, C1 C2, वही डायग्राम दोबारा बना दिया। इंटीग्रल बी डॉट डीएल C1 लूप के लिए क्या होगा? म्यू नॉट टाइम्स आई। और इंटीग्रल बी डॉट डीएल C2 लूप के लिए क्या हो जाएगा? 0। यहां तक नो प्रॉब्लम। इसका मतलब C1 लूप में मैग्नेटिक फील्ड है, C2 लूप में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर मैं बाद में लूप लेता तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड आ जाती। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस हो गई।
पहले है फिर नहीं है फिर है। मैग्नेटिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यूअस होती है, मतलब समथिंग इज फिशी, मतलब अंदर भी फील्ड होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड कब होती है? जब या तो मैग्नेट पढ़ाओ या करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ाओ। यहां तो ना मैग्नेट है ना अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो फील्ड कहां से आई? तो इसने बोला क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअस होती है तो अंदर भी होगी। अगर अंदर है तो अंदर होने का कारण उसने बोला एक वर्चुअल करंट है। अभी उसका रीजन बताता हूं। वर्चुअल एक करंट फ्लो कर रहा है अंदर, उस वर्चुअल करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, और उस वर्चुअल करंट का क्या नाम दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। वो कंडक्शन करंट नहीं है। कंडक्शन करंट कौन सा होता है? जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से आता है। तो उसने बोला बाहर तो कंडक्शन करंट है बट अंदर मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, तो एक ऐसा करंट होगा जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, बट वो कंडक्शन करंट नहीं है। उसको क्या नाम दे दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। दोबारा बात करते हैं, मैंने क्या बोला? बाहर के लूप के लिए इंटीग्रल बी डॉट डीएल कितना हुआ? म्यू नॉट टाइम्स आई। लूप अगर अंदर कंसिडर करता हूं उसके लिए बी डॉट डीएल क्या हो गया? 0। मानते हो इतनी बात? मतलब इमेजिन लूप C1 एंड C2 टू बी इंफिनिटली क्लोज टू ईच अदर, तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल दोनों का बराबर होना चाहिए, बट वो है नहीं। तो इसका मतलब इसको मॉडिफाई करने की जरूरत महसूस हुई। किसको? मैक्सवेल भैया को। उन्होंने बनाया एम्पियर मैक्सवेल लॉ। क्या मॉडिफिकेशन उसने किया? मॉडिफाई एम्पियर लॉ। मैक्सवेल फॉलोड द सिमेट्री कंडीशन। उसने बोला, फैराडे लॉ ने क्या बोला था? फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, EMF is induced in the coil। मतलब EMF induced in the coil मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। उसने बोला उल्टा भी ट्रू होगा। Whenever there is a change in electric flux, magnetic field is produced। फैराडे ने क्या बोला था? Whenever there is a change in magnetic flux, electric field is produced। EMF मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। अब इसने क्या बोला? Whenever there is a change in electric flux, magnetic field is produced। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है? कब तक करंट फ्लो कर रहा है? जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हो जाता। कैपेसिटर की ये 2 प्लेट्स हैं, यहां चार्ज बढ़ता जा रहा है, यहां चार्ज बढ़ता जा रहा है, मतलब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही? मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है बीच में कि नहीं हो रहा? तो इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। बट मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि हम लेते हैं कि करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? कि अंदर एक वर्चुअल करंट है। वो वर्चुअल करंट होने का क्या कारण है? चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उस चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से प्रोड्यूस होती है, तो हमने क्या बोला? कि अंदर एक वर्चुअल करंट फ्लो कर रहा है। उस वर्चुअल करंट का क्या नाम है? डिस्प्लेसमेंट करंट। वही लिखा है यहां पे। क्या बोला? बाय फैराडेज लॉस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट इंड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। As currents are the usual sources of magnetic field, changing electric field must be associated with the current. Maxwell called this current as the displacement current to distinguish it from the usual conduction current। तो अलग नाम दिया। करंट करंट नहीं बोलेंगे क्योंकि अलग चीज है, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से थोड़ी ना हो रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनाया उसने? मॉडिफाइड एम्पियर लॉ क्या बना? कंडक्शन करंट IC बोला, डिस्प्लेसमेंट करंट ID बोला। Conduction current is due to time varying magnetic field and displacement current is due to time varying electric field। Modified ampere law बना, integral B dot dl is mu naught times conduction current plus displacement current। और displacement current का क्या फॉर्मूला है? displacement current का फॉर्मूला है epsilon naught d phi e by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कंसेप्चुअली चीज समझ में आ गई? सो इंटीग्रल बी डॉट, दोबारा एक बार, इंटीग्रल बी डॉट डीएल यहां कहां फेल हो गया? इंटीग्रल बी डॉट डीएल इसीलिए फेल हुआ, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई से इसीलिए फेल हुआ क्योंकि बाहर फील्ड है, अंदर फील्ड नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो अंदर भी फील्ड होनी चाहिए।
अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए उसने क्या बोला कि क्योंकि अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है, वो किस वजह से हो सकती है, वो इस वजह से होगी कि अंदर चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा होगा। सो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है करंट, तो उसने बोला अंदर एक वर्चुअली एक करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट का क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, सो इंटीग्रल B डॉट dl क्या बना, म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, तो म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट प्लस एप्सिलॉन नॉट d phi E by dt। समझ में आ गई? अभी टाइम दूंगा बैक करके, आप आराम से लिख लेना। यहां तक समझ में आ गया? क्योंकि फॉर्मूलाज अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो फॉर्मूलाज चाहिए होंगे आपको। कंसेप्चुअली क्लियर हुआ? ऑनलाइन सबको लॉजिकली क्लियर है बेटे? हाँ जी बेटा। प्रूव नहीं किया, ये प्रूव नहीं किया, हाँ थियोरेटिकल है सिर्फ। ठीक है, नाउ कंडक्शन करंट एंड करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर होता है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या पड़ा, एप्सिलॉन नॉट d phi E by dt होगा। अब जरा ध्यान देना, ये एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये फॉर्मूले में यूज करेंगे जो एप्सिलॉन नॉट d phi E by dt। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो यहां से ही आ गया। ये मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डाला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया बाहर ले गए dE by dt। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पक्का? अब क्या करा, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। जब डिस्टेंस से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, ये हुआ क्या, देखो इधर मैं ऊपर कर देता हूं। कंडक्शन करंट है एप्सिलॉन नॉट d phi E by dt, फ्लक्स को हमने डाला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट मेरे पास कितना आया, एप्सिलॉन नॉट एरिया d by dt ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब E इज इक्वल टू V by D होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज बाय डिस्टेंस, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट करंट कितना आया, एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय D इंटू dV by dt। और ये क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सो फॉर्मूला बना C इंटू dV by dt। सो ये 3-4 फॉर्मूलाज हैं, कोई भी यूज हो सकता है न्यूमेरिकल्स में। दिस इज इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, दिस इज इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एंड वोल्टेज। समझ में आ गई बात? क्लियर? सो डिस्प्लेसमेंट करंट के ये रिश्ते हो गए। सो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों बराबर होते हैं। क्यों होते हैं जरा देखो, इसका रीजन समझो। डिस्प्लेसमेंट करंट है एप्सिलॉन नॉट d phi E by dt, अप्लाई गॉस थ्योरम। बात नहीं बेटा, गॉस थ्योरम ने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सब्सटीट्यूट d by dt ऑफ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट करके dq by dt क्या होता है, कंडक्शन करंट होता है कि नहीं होता। तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं। मतलब अगर किसी सिचुएशन में कंडक्शन करंट 5 एम्पियर है तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी कितना होगा, 5 एम्पियर ही होगा। हाँ बोलो। हाँ तो इसीलिए वो बराबर होंगे, आ रहा हूं उस पर भी आ रहा हूं, ये बात समझ में आ गई। सो डिस्प्लेसमेंट करंट न्यूमेरिकली बराबर है किसके, कंडक्शन करंट के। ठीक है, IC एंड ID मे नॉट बी कंटिन्यूअस बट देयर सम इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, मतलब उनका सम हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो IC प्लस ID हमेशा सेम रहेगा। कैसे, अगर मैं C1 लूप की बात करता हूं, अगर मैं C1 लूप की बात करता हूं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, तो इंटीग्रल B डॉट dl म्यू नॉट टाइम्स I होगा C1 लूप के लिए। ये I कौन सा है, ये I है कंडक्शन करंट, ये IC है, बिकॉज ID की वैल्यू क्या होगी, 0। जब हम बाहर बात करेंगे तो C2 के लिए कंडक्शन करंट 0 है, सिर्फ कौन सा करंट है, ID होगा। तो C2 के लिए इंटीग्रल B डॉट dl म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट d phi by dt। ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स ID यही होगा। तो सब्सटीट्यूट अगर करूं वही गॉस थ्योरम पॉस थ्योरम लगा के आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स I, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। म्यू नॉट टाइम्स ये कहां से आया, ये कहां से आया, गॉस थ्योरम।
जो पिछले पेज पे मैंने एक्सप्लेन किया। गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो कैंसिल हो गया, dq बाई dt आ गया। समझ में आई यहां तक बात? क्लियर? तो IC प्लस ID हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। जरा एक चीज इसको एक और तरीके से समझो। मैंने क्या बोला, ध्यान देना प्लीज। अगर हम बात करते हैं C1 की, फॉर C1 I की वैल्यू कंडक्शन, I की वैल्यू कंडक्शन करंट है, I की वैल्यू कंडक्शन करंट, रुक जाओ, फॉर C1 IC प्लस ID कंडक्शन करंट के बराबर है, बिकॉज ID 0 है। अगर आप C2 की बात करोगे तो उसमें IC क्या होगा, 0, ID कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट d फाई E बाई dt, जो कि एप्सिलॉन नॉट d बाई dt ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट बना, विच इज नथिंग बट कंडक्शन करंट। तो इसके लिए भी IC प्लस ID सॉल्व करने के लिए कितना आया, IC के बराबर। तो IC प्लस ID हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मतलब भले ही I और ID बदल रहे हो, बट IC प्लस ID हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, जो कि किसके बराबर होगा, IC के। तो जितना IC होगा बाहर, अंदर उतना ही क्या हो जाएगा, ID। बाहर कौन 0 है, ID 0, अंदर कौन 0 है, IC 0। तो ये पेपर में आ जाता है कई बार कि प्रूव करो कि वो करंट कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ID की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो IC के बराबर है। तो C1 लूप के लिए और C2 लूप, दोनों लूप्स के लिए IC प्लस ID क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो क्या क्या फॉर्मूलाज हो गए? पहली बात क्या पढ़ी, पहली बात ये पढ़ी कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ पूरा नहीं है, ठीक नहीं है, मतलब कंप्लीशन नहीं है, पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करता। एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किया मैक्सवेल भैया ने, उन्होंने बोला कि बाहर इंटीग्रल E डॉट B डॉट DL म्यू नॉट टाइम्स I है, अंदर 0 नहीं हो सकता, अंदर भी होना चाहिए, तभी मैग्नेटिक फील्ड अंदर एग्जिस्ट करेगी। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करने के लिए उसने क्या बोला कि क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड है तो अंदर एक वर्चुअल करंट होगा, उस वर्चुअल करंट का क्या नाम दिया उसने, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट की क्या वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट d फाई E बाय dt, या फिर a एप्सिलॉन नॉट dE बाई dt, या फिर a एप्सिलॉन नॉट बाई d इंटू dv बाई dt, या फिर c टाइम्स dv बाई dt। फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। दूसरी बात, IC प्लस ID हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट इज ऑलवेज इक्वल। क्या यहां तक समझ में आता है? अच्छे से क्लियर है? पक्का ऑनलाइन सबको क्लियर है यहां तक? हाँ बेटा। दोबारा, कंडक्टिंग प्लेट्स होंगे, हाँ, तब भी रहेगा वैलिड, नहीं करेगा तब भी नहीं करता। ठीक है, यहां तक समझ में आया? वो जैसा मर्जी लिखो, लैंग्वेज अपनी चूज कर लो। जस्ट नेबरिंग में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी वही होती है ना कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, तो इसीलिए हमने जैसे एक प्लेट ली तो प्लेट के जस्ट पहले और जस्ट बाद बोले, डिसकंटिन्यूटी तभी चेक होती है। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया? नाउ कई बार इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। वो कैसे करते हैं जरा ध्यान दो। मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ प्लेट्स। So magnetic field at different point from the axis can be estimated using displacement current. कैसे? ये आपके पास एक क्रॉस सेक्शन बना दिया उसका, कैपेसिटर का, तो अगर मैं एक कोई सेक्शन कंसीडर कर रहा हूं, वहां पे पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो पास नहीं होगा, सिर्फ कुछ पार्ट पास होगा। तो उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, अब उसकी बात करते हैं। सामने ध्यान दो। Electric field is acting into the plane of the paper. Magnetic field at a distance r from the axis is obtained by B dot dl is mu naught times ID dash. What is this ID dash? Let's see. सामने देखो, समझो ध्यान से। ये आपके पास सर्कुलर प्लेट्स के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं। थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ये सर्कुलर प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स हैं,
ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये प्लेट्स हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। अब क्योंकि ये एक्सिस मान ली, ये मान ली एक्सिस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस से निकल जाती है। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप डिस्प्लेसमेंट करंट का लॉजिक लेते हो। कैसे? आपको याद है, अगर हम क्लोज लूप लेते हैं, इंटीग्रल बी डॉट डीएल म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रू द लूप। अब अगर मैं इसका रेडियस मैंने कैपिटल आर मान लिया, ये कैपिटल आर रेडियस मान लिया, अगर मैं यहां पे एक लूप लेता हूं तो इसमें से पूरा करंट तो पास नहीं करेगा। मतलब ध्यान देना प्लीज, मैंने बोला कि यहां से पूरा करंट पास कर रहा है, ये पूरा क्या है? आईडी। कंप्लीट जो है वो क्या है? आईडी। जो इस लूप से पास कर रहा है वो आईडी थोड़ी ना, वो कुछ पार्ट है। तो आईडी डैश इज द करंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द लूप। इस लूप से पास करता हुआ जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो आईडी डैश है। आईडी क्या है? कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट करंट। पूरा का पूरा जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, जो पूरे इसके बीच में पास कर रहा है इमेजिनरी करंट, वो आईडी है। बट जो पार्ट पास कर रहा है वो क्या है? आईडी डैश। तो जब इसमें इंटीग्रल बी डॉट डीएल निकालूंगा तो म्यू नॉट टाइम्स आईडी डैश होगा कि नहीं होगा? आईडी डैश कैसे निकालोगे? आईडी डैश करंट पर यूनिट एरिया कर लो, मतलब आईडी अपॉन पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू आईडी डैश अपॉन पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, इसका रेडियस स्मॉल आर बोल दिया, इजंट इट? तो आईडी डैश कितना होगा? आईडी डैश हो जाएगा आईडी इंटू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। मानते हो? आईडी डैश कितना होगा? आईडी इंटू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब इंटीग्रल बी डॉट डीएल निकाला, बी इंटू टू पाई आर म्यू नॉट टाइम्स आईडी अपॉन पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर। वही चीज हो गई ना, पाई से पाई कट के। तो अब सॉल्व करोगे, बी का ये एक्सप्रेशन बन गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। समझ में आया? पक्का? यहां तक कंसेप्चुअली पूरा क्लियर है? सारे एक्सप्रेशन आप एक जगह लिखो। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चन से पहले एक बार एक छोटा सा पॉइंट और, अगर मैं स्मॉल आर को जीरो कर देता हूं, बिल्कुल मिडल में आ जाता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। ठीक है, अगर बिल्कुल कॉर्नर में चला जाता हूं तो म्यू नॉट आईडी बाई टू पाई आर। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा करंट कवर हो गया, तो म्यू नॉट आईडी बाई टू पाई आर। बाकी डी क्यू बाई डी टी से आप आईडी निकाल सकते हो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है तो। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग से यहां तक एक बार मैं 5-10 मिनट रुक जाता हूं, पीछे से लिख देता हूं। अब फाइनल एक्सप्रेशंस, फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट लिख लो जरा, पूरे डिटेल इंग्लिश नहीं लिखना। 5-7 मिनट का टाइम है, फिर हम उसके बाद न्यूमेरिकल्स इसके करते हैं। ठीक है, 5-7 मिनट का टाइम है, स्टार्टिंग कर देता हूं, अब करिए इसको पहले। चलिए इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 4 ऑप्शंस। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। कह रहा है पैरेलल प्लेट कंडेंसर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, as two circular metal plates of radius 10 centimeter separated by certain distance. The condenser is being charged with a variable electric field at the rate of 5 into 10 to the power 13 volt per meter per second. Displacement current निकालना है। क्या क्या दिया है देखिए। Parallel plate capacitor has two circular plates of radius 10 centimeter. So radius of circular plates दिया है 10 to the power minus 1 meter. 10 centimeter मतलब 10 to the power minus 1 meter separated by certain distance. Condenser is being charged by variable electric field at the rate of 5 into 10 to the power 13. तो dE by dt आपको दिया है 5 into 10 to the power 13
वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड, राइट? डिस्प्लेसमेंट करंट, अब डिस्प्लेसमेंट करंट बाई चांस आप फॉर्मूला भूल गए पेपर में तो दोबारा से, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, राइट? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो एप्सिलॉन नॉट एरिया डीई बाई डी टी। सर्कुलर प्लेट्स हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, एरिया की वैल्यू पाए, रेडियस का स्क्वायर इंटू डीई बाई डी टी, 5 इंटू 10 टू पावर 13। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर खोलो फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करते। ये -14 और +13 -1, नीचे होके हाफ, नीचे होके 10, 1/2, ये हो गया 4.425 इंटू 3.141। करो मल्टीप्लाई, 4 3 12 14 15 के आसपास 13 देखो ऑप्शंस थी ना, मैं कैलकुलेट भी नहीं करता, मैं सीधा आंसर मार्क कर देता। 12 13 के आसपास आंसर दिख रहा है मेरे को और ऑप्शन दूर दूर है, तो सीधा आंसर कितना हुआ? 13.9 एम्पियर। समझ में आ गया? इजी एकदम, मुश्किल तो नहीं है। ऑनलाइन सबको क्लियर पहला? ठीक है, अगले पे आ जाओ। वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कंडेंसर इतना is changing होगा ये at the rate of 10 volt per second the displacement current। अब क्या दिया हुआ है? rate of change of voltage, तो अब कौन सा फॉर्मूला? C into dV by dt। पेपर में भूल गए तो दोबारा निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या फॉर्मूला होता है? एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt, तो एप्सिलॉन नॉट d by dt of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज बाय डिस्टेंस, A by D इंटू dV बाई dt, तो कैपेसिटी इंटू dV बाई dt, कैपेसिटेंस इंटू dV बाई dt। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हुआ? कैपेसिटेंस कितना है? 2 माइक्रोफैरेड, 2 इंटू 10 टू पावर -6, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 10। रिजल्ट कितना आया? 2 इंटू 10 टू द पावर -5 एम्पियर, मतलब 20 माइक्रो एम्पियर। थर्ड ऑप्शन। समझ में आ गई बात? अगले पे आते हैं। अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर हैज कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ रेडियस 8 separated by a distance of 2 millimeter. It is charged by an external source with a constant charging current of 0.15 ampere displacement current। बोलो कितना होगा? 0.15 एम्पियर। कुछ नहीं सॉल्व करना, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा किसके बराबर होता है? कंडक्शन करंट के। सिंस डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट। इजी लग रहे हैं बेटा? कंसेप्ट समझ में आ गया? नेक्स्ट, a conductor having circular plates of radius 2 and separated by a distance of 3 millimeter, charged by a current of 0.1 ampere, the rate at which the potential difference between the plates change। क्या निकालना है? dV by dt। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले बोलोगे डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर हो जाएगा? कंडक्शन करंट के। तो आंसर हुआ 0.1 एम्पियर डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू, कैपेसिटेंस दी हुई है, क्या दिया हुआ है? नहीं, A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू dV बाई dt। ठीक है, पहुंच जाओगे यहां तक। अब आपको क्या निकालना है? आपको dV बाई dt निकालना है। सो dV बाई dt कितना हुआ? dV बाई dt हुआ डिस्प्लेसमेंट करंट इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? 0.1 एम्पियर। What is distance? Distance 3 millimeter. So 3 into 10 to the power -3 divided by area
पाई आर स्क्वायर पाई इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। गॉट इट? कैलकुलेशन हो जाएगी, करते हैं कैलकुलेट। ऊपर कितना आया? 3 इंटू 10 टू पावर -4। डिनोमिनेटर में कितना आया? 4 इंटू 8.85 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर -14, नहीं 16, 10 टू पावर -16। ठीक है, ऊपर जाके कितना हुआ? 10 टू पावर 12। सो 3 इंटू 10 टू पावर 12 अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ऊपर पाई ले जाओ, 8.85। पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली 10 लिख दो। ठीक है, पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली 10 लिख दो, तो ये कितना आया? 3 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर 11 हो गया। डिनोमिनेटर में 4 इंटू 8.85। अब अप्रोक्सीमेट आंसर निकालते हैं। पाई की वैल्यू 3.141, सो 3 पाई हो गया 9.4 के आसपास, और नीचे कितना है? 30, 9 चौके 36, 36, 35 के आसपास। ऊपर कितना था? 9 पॉइंट समथिंग, नीचे कितना है? 36। एक काम करो, ऊपर बना दो 10, एक ले लो, 9 पॉइंट समथिंग था, 90 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 90 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, नीचे 35 के आसपास हो जाएगा। सो आंसर 2.8, 2.9 इंटू 10 टू पावर 10, 2.7 इंटू 10 टू पावर 10। ठीक है, समझ में आई? क्लियर? तो कैलकुलेशन कभी भी गंदी नहीं होती, तुम कितना उसको मॉडिफाई करके उसके साथ वो गेम खेलते हो वो तुम्हारे ऊपर पे डिपेंड करता है। ठीक, कैलकुलेटर यूज नहीं किया तुम्हारे सामने मैंने। ओके, समझ में आया? हाँ, अगर ये एमसीक्यू ना होता फिर मेरे को लास्ट में कैलकुलेशन करनी पड़ती। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 100 पिकोफैरेड is connected to 230 volt AC supply of 300 radians per second frequency. The RMS value of displacement current. बताओ क्या करोगे? अब बताओ क्या करोगे? RMS वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है। अगर आप कंडक्शन करंट निकाल लो वही डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। नॉर्मल कैपेसिटर वाले सर्किट में करंट निकालना है आपको। कैपेसिटर वाले सर्किट में करंट कैसे निकालोगे? पहले लड़की सबसे पहले XC निकालोगे। कितना होगा? 1/ωc। वोल्टेज पता है, वोल्टेज अपॉन XC। कंडक्शन करंट आया, वही डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। इजंट इट? करोगे पूरा इसको? अभी करो, रुको मैं साथ में करूंगा। 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते फिर आप करना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट सेपरेशन 4 एंड एरिया इतना इज कनेक्टेड टू 400 वोल्ट सोर्स। वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर 10 टू पावर -4 सेकेंड्स। एक इस पे दिमाग लगाना है। 2, तीसरा ये 3, ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर ये तीनों डिस्कस करूंगा मैं। पहले 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर तीनों डिस्कस होंगे। चेक करें तीनों क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला कह रहा है पैरेलल प्लेट कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी इतना इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट ऑफ एसी सप्लाई ऑफ 300 रेडियंस पर सेकंड फ्रीक्वेंसी। आरएमएस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। सबसे पहले एक्ससी निकालोगे। एक्ससी क्या होता है? 1/ωc। बाद में वैल्यू डालेंगे। आप कंडक्शन करंट निकालोगे। कंडक्शन करंट हो गया वोल्टेज ई आरएमएस डिवाइडेड बाय एक्ससी, मतलब E⍵c। यही कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होगा, E⍵c। E की वैल्यू कितनी दी है? 230 वोल्ट। कहां गया? 230 वोल्ट। ओमेगा की वैल्यू कितनी दी है? 300 रेडियंस पर सेकंड, SI यूनिट्स में ही है। और कैपेसिटेंस की वैल्यू 100 पिकोफैरेड। 100 इंटू 10 टू पावर -12 कितना हुआ? 69 इंटू 10 टू द पावर 1, 2, 3, 4, 5 -7 एम्पियर।
यानी 6.9 माइक्रो एम्पियर। पहला क्लियर? 6.9 माइक्रो एम्पियर, पहला सबको क्लियर। आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड में आपको बोला, सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट सेपरेशन 4 मिलीमीटर and area 40 centimeter square is connected to 400 volt source. The value of displacement current for 10 to the power minus 4 seconds. So displacement current अब time की terms में, potential difference की terms में, A epsilon naught by D into dV by dt. Value डालो, area कितना दिया हुआ है 40 centimeter square, so 40 into 10 to the power minus 4, epsilon naught 8.85 into 10 to the power minus 12 डिवाइडेड बाय डंगर की वैल्यू, डिस्टेंस कहां गया, डंगर कहां गया, 4 मिलीमीटर, 4 इंटू 10 टू द माइनस 3, पोटेंशियल डिफरेंस कितने है 400, और कितना टाइम 10 टू द माइनस 4 सेकेंड्स। तो छोटी सी कैलकुलेशन है इसकी। सबसे पहले 4 से ये काट दो, 10 बचा, 10 टू द माइनस 3 से पूरा पूरा कट गया। अब आ जाओ ऊपर, 8.85 इंटू 4 करना है सीधा, 5 4 से 20, 8 चौक 32, 33 34, 3 32 33 35, 3540 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, मतलब 35.4 माइक्रो एम्पियर। क्लियर? समझ में आ गया? सेकंड भी। आ जाते हैं अगले पे। अ कंडेंसर, सामने समझो, कंडेंसर हैज टू कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 मिलीमीटर. इट इज चार्ज्ड with a constant current of 0.15 ampere, magnetic field at 2 centimeter from the axis. ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? वो जो स्मॉल आर वाला एक्सप्रेशन लिया था। सो ये आपको दिया हुआ है पूरा कैपिटल आर की वैल्यू, और बीच में आपको जो लूप लेना है उसकी वैल्यू स्मॉल आर। सो कैपिटल आर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। कैपिटल आर दिया है 10 सेंटीमीटर, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 मिलीमीटर। डिस्टेंस दे दिया 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। इट इज चार्ज्ड विद अ कांस्टेंट करंट ऑफ 0.15 एम्पियर। सो पूरे आईडी की वैल्यू कंडक्शन करंट के बराबर 0.15 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड एट 2 सेंटीमीटर, स्मॉल आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या एक्सप्रेशन है चेक करो। क्या एक्सप्रेशन है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डी इंटू आर होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो कितना है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई डी इंटू आर बाय आर स्क्वायर। आई डी इंटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, यही एक्सप्रेशन है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 10 टू पावर माइनस 7। इसकी कितनी हुई? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है? 0.15 एम्पियर। स्मॉल आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। कैपिटल आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर। सो ये कितना हुआ? 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 हुआ, ये 10 टू पावर माइनस 2 पूरा पूरा इसके साथ कट गया। कितना बचा? 0.15 इंटू 2 कितना हुआ? 0.3। 0.3 इंटू 2 कितना हुआ? 0.6। 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला। सो 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 टेस्ला। फर्स्ट पार्ट समझ में आ गई बात? सबको क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायमीटर ऑफ अ कंडेंसर प्लेट इज 4 सेंटीमीटर. इट इज चार्ज्ड बाय एन एक्सटर्नल करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। एक्सटर्नल करंट आई दे दिया, तो आई डी आपके पास आई के बराबर होता है, वो कितना हुआ? 0.2 एम्पियर। डायमीटर ऑफ द कंडेंसर प्लेट इज 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस पूरा पूरा हो गया 2 सेंटीमीटर।
इट इज चार्ज्ड बाय एन एक्सटर्नल करंट इतना, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इन द गैप। मैक्सिमम कब होती है? जब कॉर्नर पे होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कितनी होती है? म्यू नॉट आई डी बाय 2 पाई कैपिटल आर। यस और नो? जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाता है, यही होता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -7, आई डी की वैल्यू 0.2, रेडियस की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये 2 से 2 उड़ गया, 10 टू पावर -2 ऊपर गया, तो 10 टू पावर -1 ऊपर गया, 2 इंटू 10 टू पावर -6 आ जाएगा शायद आंसर। एक मिनट, नीचे 10 टू पावर -1, ऊपर जाके 10 टू पावर 1, 10 टू पावर -6 टेस्ला। 2 इंटू 10 टू पावर -6 टेस्ला, 2 माइक्रो टेस्ला। क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट पे। एन AC voltage of 2 volt having a frequency 50 kilohertz is applied to a condenser of capacity इतना। Maximum value of magnetic field between the plates of the condenser if the radius of the plate is इतना। क्या करोगे? सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले करंट निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट करंट निकालते हैं। आपके डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए क्या करोगे? कंडेंसर की कैपेसिटी कितनी है? 10 माइक्रोफैरेड। सो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी से आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा, फिर XC निकालना पड़ेगा। XC कितना होगा? 1 अपॉन ओमेगा C, मतलब 1 अपॉन 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू C। वैल्यू बाद में डालेंगे। इससे करंट निकलेगा, वही करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर हो जाएगा। कितना होगा? वोल्टेज डिवाइडेड बाय XC, मतलब वोल्टेज इंटू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू C। वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट इंटू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 50 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू C की वैल्यू 10 माइक्रो, मतलब 10 टू पावर -5। कितना हुआ? 10 टू पावर -5 है। सो एक काम करते हैं, 10 टू पावर 4 और ये -1 बचा, 5 2s are 10, ये 5 50, 10 टू पावर 3 और ये पूरा उड़ गया। कितना बचा? 6.282। एक काम करते हैं, पाई है ना, ये बाद में वैल्यू डालेंगे, बाद में वैल्यू हो सकता है कट जाए। सो ये आ जाएगा 2 पाई एम्पियर। अब आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कब होती है मैक्सिमम वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड? यस, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। सो म्यू नॉट होता है, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -7, आई की वैल्यू 2 पाई बाय रेडियस, रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर, 10 टू पावर -1। सो ये हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। पाई की टर्म्स में है। चलो बढ़िया, कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। समझ में आया? इजी। नेक्स्ट, द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इन द गैप ऑफ कंडेंसर प्लेट्स ड्यूरिंग इट्स चार्जिंग विद डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। कौन सा फॉर्मूला? बी कितना? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई डी इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ग्राफ क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे। द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर separated by a distance of 4 millimeter in a parallel plate capacitor of capacitance 100 picofarad. ठीक है, along the axis of the plates having conduction current is इतना। मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एंड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो ये कौन सी? अगर कुछ नहीं बोला ऑन द एक्सिस तो नहीं बोला, along the axis of the plates 0। ठीक है, सो R की वैल्यू 0, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। क्लियर? समझ में आ गई? नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस वेरिंग एट द रेट ऑफ 6 इंटू 10 टू पावर 2 वोल्ट पर सेकेंड। ये क्या दे दिया आपको? dv बाई dt। dv बाई dt आपको दे दिया 6 इंटू 10 टू पावर 2 वोल्ट पर सेकेंड is applied to the plates of the condenser of capacity इतना। कैपेसिटी है 2 माइक्रोफैरेड,
इससे ID निकल जाएगा C टाइम्स dV बाय dt। यही था फॉर्मूला। C कितना 2 माइक्रो, dV बाई dt 6 इंटू 10 टू पावर 2, ये हो गया 12 इंटू 10 टू द पावर -4 एम्पियर। देखते हैं निकालना क्या है। मैग्नेटिक फील्ड एट द एज ऑफ द प्लेट, तो एज ऑफ द प्लेट पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है, कितनी होती है म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -7, I की वैल्यू 12 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -1, ये हो गया 24 इंटू 10 टू द पावर -10 टेस्ला। 24 इंटू 10 टू द पावर -10 टेस्ला। क्लियर। नेक्स्ट, मैक्सवेल की कुछ इक्वेशंस। क्या इक्वेशंस? आपने बोला अभी तो पूरा मैक्सवेल पढ़ा, अब उसकी कुछ इक्वेशंस की बात करते हैं। इक्वेशंस कौन कौन सी है? मैक्सवेल ने जो इक्वेशंस में उंगली करी, उसने बोला पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड। वो कौन कौन सी इक्वेशंस हैं? सबसे पहली इक्वेशंस कौन सी है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड वाली, इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। कौन सी इक्वेशन है ये? गॉस थ्योरम। जो गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये इसकी मैक्सवेल की पहली इक्वेशन जो हम काम में लेंगे। दूसरी, इंटीग्रल B डॉट ds इक्वल टू 0, ये कौन सी इक्वेशन है? गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। ये सेकंड इक्वेशन है जो आप यूज करोगे। राइट साइड ऑफ द अबव इक्वेशन कंफर्म दैट जितनी एंटर करेंगी उतनी लीव भी करेंगी, ये मालूम है ना आप सबको। इंटीग्रल B डॉट ds 0 होता है और मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। तीसरी इक्वेशन, इंटीग्रल E डॉट dl इज माइनस d फाई बाई dt, ये कौन सी है? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। EMF कितना होता है? इंटीग्रल E डॉट dl, इंटीग्रल E डॉट dl इज माइनस डी फाई बी बाई डी टी। ये कौन सी है? फैराडे की इक्वेशन। तो ये उसकी तीसरी इक्वेशन हो गई। और चौथी इक्वेशन जिसमें उसने काम किया, इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, जो आज हमने पढ़ी। ठीक है। कई बार एक पांचवी इक्वेशन भी यूज कर लेते हैं। कौन सी? वो वाली। इसमें एक एडिशनल इक्वेशन आप यूज करते हो। एडिशनल इक्वेशन वो होती है फोर्स वाली, लॉरेंस फोर्स, Q इंटू ई प्लस Q इंटू वी डी क्रॉस बी। एक इसका यूज करेंगे। तो ये टोटल जनरली 4 इक्वेशंस बोलते हैं, कई बार 5 भी बोल देते हैं। तो पांचवी इक्वेशन कौन सी है? लॉरेंस फोर्स वाली। लॉरेंस फोर्स मतलब जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स होंगी तब टोटल फोर्स कितना होगा? वो कितना होगा? QE प्लस Q इंटू वी डी क्रॉस बी। समझ में आ गया? तो ये था इसका पहला सेक्शन। अच्छे से क्लियर है सबको? न्यूमेरिकली, कंसेप्चुअली। अगली क्लास तक एक बार रिवाइज करके आइए, सेकेंड सेक्शन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।